जय हिंद दोस्तों। सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली जो मोटर है उस पर हमने विस्तृत चर्चा किया और करने वाले हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जो एक नियत स्पीड पर घूमने वाली मोटर है, तो इस मोटर के बारे में मैं लोड डालने पर, उस पर भार डालने पर क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में मैं चर्चा कर रहा था। तो वहाँ पास हमने दो कंडीशन देख लिया था। एक, यदि आइडल आदर्श सिंक्रोनस मोटर हो तब की स्थिति में क्या होगा, और जब एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर हो तब की स्थिति में क्या होगा। इन दो स्थितियों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। अब जो अगली स्थिति है तो इसमें देखेंगे, इससे पहले जो चर्चा किया तो उसमें मैंने सामान्य सिंक्रोनस मोटर लिया। कैसे? एक नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर लिया और उस सिंक्रोनस मोटर में जो मैंने एक्साइटेशन दिया, जो मैंने उसमें उत्तेजना दिया, तो वो भी कैसा था? एक सामान्य था। और जो उसमें लोड था वो बिल्कुल शून्य था, ज़ीरो लोड पर था। तो अब कंडीशन इसमें यह रहेगी उसके आगे कि मोटर जो है वो सामान्य ही रहेगी, नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन उसमें लोड जो रहेगा वो शून्य नहीं रहेगा। उसमें हम लोड डालेंगे और जो उसमें एक्साइटेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो उत्तेजन उसमें क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो इस स्थिति में मोटर के स्पीड में या तो फिर उसके टॉर्क एंगल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक जो रहेगा, सामान्य तुल्यकालिक मोटर, सामान्य तुल्यकालिक मोटर, और इसमें जो भार रहेगा, भार क्या रहेगा? भार की स्थिति में, भार की स्थिति, और इसमें जो एक्साइटेशन रहेगा, उत्तेजन रहेगा, तो वो क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। उत्तेजन सामान्य, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सामान्य उत्तेजन। तो उत्तेजन कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा। क्या? उत्तेजन। तो इसमें जो उत्तेजन रहेगा वो क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। इसको इंग्लिश में बोले तो नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर मोटर नॉर्मल रहेगी। इसमें भार की स्थिति रहेगी। भार की स्थिति में मतलब ऑन लोड, लोड क्या रहेगा? इसमें ऑन रहेगा, मतलब भार की स्थिति में रहेगी। और जो एक्साइटेशन देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, उसके रोटर में सिलेंडर, जो सैलिएंट पोल रोटर होता है उसमें जो हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं वो कैसे रहेगा? नॉर्मल, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो इसमें जो एक्साइटेशन रहेगा वो कैसे रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो इसमें हम क्या देखे थे कि जो मोटर होती है, तो मोटर में मैं एक लिया था क्या यहाँ पास, उसका स्टेटर लिया था, स्टेटर लिया था। और दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या लिया था? उसका रोटर लिया था। तो यहाँ पास ये हो गई, उसकी रोटर हो गई। अब यहाँ एक हमने इसके मध्य बिंदु में क्या, यहाँ इरेज हो गया, इसके मध्य बिंदु में एक हमने इस तरह से क्या पोलैरिटी खींच लिया, एक्सिस खींच लिया। तो इस एक्सिस को, यह एक्सिस क्या दर्शाता है कि यहाँ पास हमारी एक्सिस है और यह एन पोल है, और एन पोल में जो ध्रुव बन रहा है वो कैसा है? एस है। यहाँ पास ध्रुव जो बन रहा है कैसा है? एस है। अब एन पोल यहाँ पास हो गया तो यहाँ एस पोल हो गया, एन पोल एस पोल। और यहाँ पास जो एस है तो सिंक्रोनस स्पीड को दर्शाता है, और यहाँ पास जो आर हम बना रहे हैं तो ये रोटर को दर्शाता है। मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि वीडियो क्लियर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वीडियो। तो यह एस को दर्शाता है। अब इसमें मैं यदि थोड़ा इसको मैं बड़ा बनाऊं तो अधिक क्लियर दिखेगा।
ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। इसके हम एक एक्सिस को खींच लेते हैं। ये हो गई इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस हो गई। ये वाला हमारा एन ध्रुव हो गया, एस ध्रुव हो गया। ये कैसे घूम रही, सिंक्रोनस स्पीड में एस ध्रुव हो गया, और ये हो गया उसका रोटर। ये सिंक्रोनस स्पीड में, और ये उसी के साथ लॉक होकर, मैग्नेटिक लॉकिंग है, लॉक होकर एक नियत स्पीड पर ये घूम रहा है। अब इसमें मैंने देखा था कि जो सामान्य तुल्यकालिक मोटर है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर में कुछ हानियाँ होती हैं। उस हानि के वजह से उसमें जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है, बैक ईएमएफ आपको ना पता हो तो इससे पहले की जो क्लास है उसमें पूरी चीज़ें आपको उसको देखने के बाद ही यह चीज़ समझ में आएगी। मैं प्रयास करूँगा कि पूरा समझ में आ जाए वैसे भी, लेकिन अधिक समझ में तब आएगा आपको जब इससे पहले वाली क्लास आप देखेंगे। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ के कारण उसमें एक एंगल उत्पन्न हुआ था जिसको अल्फा, उस एंगल को अल्फा से दर्शाया था, और उस अल्फा का मान जो था 0 था। कितना मान था, 0 था। तो अल्फा का मान 0 था, वहाँ पास अल्फा एंगल उत्पन्न हो गया था। तो उस अल्फा एंगल को मैं यहाँ पास कुछ इस प्रकार से दर्शाया था। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पास दर्शाया था। तो अल्फा एंगल यह क्या हो गई थी, पीछे हो गई थी। तो अल्फा एंगल पीछे होने के कारण इसका जो रोटर है, तो रोटर थोड़ा क्या हो गया, पीछे हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया था, अल्फा डिग्री हो गया था, अल्फा डिग्री। अब जो है तो यह कैसी स्थिति है, जब लोड की स्थिति नहीं थी तब की यह स्थिति वह दर्शाया था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हम सामान्य मोटर ही लिए हैं, परंतु उसमें लोड हम डाल रहे हैं। तो लोड डालने पर वो क्या होगी, जो अल्फा डिग्री वह पीछे है, तो वह अल्फा डिग्री पीछे है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास देखेंगे, तो लोड जब डालेंगे हम, तो यहाँ पास जो उसकी बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है, लोड डालने पर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है, सामान्य स्थिति में उसकी जो वोल्टेज है, तो कुछ वोल्टेज की वेव इस प्रकार से चलती है। ये हो गई वोल्टेज का तत्कालिक मान। और यहाँ पास जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रही थी, अभी तक सामान्य स्थिति में बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रही थी जो, और उसकी जो बिना लोड की स्थिति में थी, कैसी, शून्य लोड की स्थिति में थी, तो वो कुछ इस प्रकार से अल्फा डिग्री वह देरी से उत्पन्न हुई थी। कैसी हुई थी, अल्फा डिग्री देरी से उत्पन्न हुई थी। और कुछ प्रकार से यहाँ इस प्रकार से उसका डायग्राम बनाया था इससे पहले। तो ये जो यहाँ पास इतना पीछे है, तो अल्फा डिग्री वह पीछे होने के कारण इतना उसका मान रह गया है। तो अल्फा डिग्री पीछे होने के कारण इसका मान रह गया है। अब जब लोड की हम स्थिति बढ़ाएं, इसके लोड को डालें, तो फिर लोड को डालने पर इसमें जो बैक ईएमएफ है, तो बैक ईएमएफ यहाँ पास अप्लाई वोल्टेज के क्या है, बराबर है, अप्लाई वोल्टेज के बराबर है। तो अप्लाई वोल्टेज के बराबर है बैक ईएमएफ। अब इसमें जब हम लोड डालते हैं, तो यह अल्फ़ा का जो मान है, तो लोड डालने पर इस अल्फ़ा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अल्फ़ा का मान जब बढ़ जाएगा लोड डालने पर, तो यह जो एंगल अभी हमको अल्फ़ा मिला है, तो जो हमको नया एंगल मिलेगा तैयार होके, जो हमको नया एंगल मिलेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से वह एंगल ऐसे हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम लोड उस पर डालेंगे, शून्य लोड की कंडीशन में इतना हमको दिखा रहा था, अब जब हम लोड उसमें डाल दिए, तो लोड डालने पर वह रोटर जो है, तो अल्फ़ा 1, इसको हम ले लेंगे अल्फ़ा, ये है हमारा अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 डिग्री वह क्या होगा, अब पीछे हो जाएगा। तो हमको जो एक नया एंगल मिल गया, तो उसका नाम मैंने दे दिया अल्फ़ा 1।
जो शुरू में था वो अल्फ़ा था, अब जब लोड हम डाल दिए तो वो क्या हो गया, अब अल्फ़ा 1 हो गया। अब इस अल्फ़ा 1 को मैंने यहाँ पास लिख दिया। अब जो बैक ईएमएफ होगी, इसकी बैक ईएमएफ की स्थिति देखें तो बैक ईएमएफ भी जब 0 डिग्री या देरी से मोटर घूम रहा है तो इसकी जो उत्पन्न होने वाली बैक ईएमएफ है, तो फिर बैक ईएमएफ भी क्या होगी, थोड़ा देरी से उत्पन्न होगी। तो यह वाला क्या है, पुराना है, चूँकि शून्य लोड की स्थिति में जब था उस स्थिति की बात कही गई है यहाँ पास। अब जो है तो थोड़ी देर से जो उत्पन्न हो रही तो वो अल्फ़ा 1 डिग्री जो देरी से उत्पन्न होगी, तो कुछ इस प्रकार से उसको हम यहाँ पास दर्शाते हैं। तो ये हो रही है अल्फ़ा डिग्री देरी से उत्पन्न। तो यहाँ पास जो हमको एक नया एंगल मिल गया यहाँ से यहाँ तक, तो यह एंगल हो गया हमारा अल्फ़ा से बढ़कर क्या हो गया, हमारा अल्फ़ा 1 हो गया। तो यह किसके कारण हुआ, बैक ईएमएफ के कारण। ये बैक ईएमएफ ही है, ये जो नीचे दर्शाया गया है यह बैक ईएमएफ ही है। तो बैक ईएमएफ का मान जो यहाँ पास अल्फ़ा है, तो वो अल्फ़ा से बढ़कर क्या हो गया, अल्फ़ा 1 हो गया। इसको हम बैक ईएमएफ को अल्फ़ा से दर्शाए हैं, लेकिन इसको हम बैक ईएमएफ ही बोलते हैं। तो यहाँ पास हम इसको बैक ईएमएफ ये हमारा हो गया बी, और इसको बैक ईएमएफ को हम अल्फ़ा 1 नहीं बी EB1 लिख ले। EB1 लिखने पर हमको समझ में आएगी कि ये बैक ईएमएफ ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पास EB हो गई बैक ईएमएफ। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम यदि इसका हम वो डायग्राम से इसको समझें तो इसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ा यहाँ पास हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा, यहाँ पास जो हमने उत्तेजन लिया वो कैसे है उत्तेजन, यह उत्तेजन है एक सामान्य प्रकार की उत्तेजन है। तो सामान्य उत्तेजन में क्या हुआ, इसमें जो बैक ईएमएफ का मान है और जो अप्लाई वोल्टेज का मान है वह एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो परिमाण में हम क्या लिए हैं, यहाँ पास बराबर लिए हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है जो, तो इसका क्या है, बराबर है। तो बैक ईएमएफ क्या है, ये इसका बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ यहाँ पास जो मैंने बनाया था अल्फ़ा डिग्री, तो यह बैक ईएमएफ इतना तब हमको मिला था जब हमने लोड की स्थिति नहीं रखी थी, बिल्कुल भी लोड की स्थिति नहीं रखी थी, शून्य लोड थी, तब हमको यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री मिला था। और उसमें जो हम रिजल्टेंट निकाले थे, यहाँ पास रिजल्टेंट बैक ईएमएफ निकाले थे R1, तो ये हमको पहले मिला था कब, शून्य की स्थिति में। और यहाँ जो धारा हमारी प्रवाहित होती है उस नो लोड हानि को पूरा करने के लिए जो धारा प्रवाहित हुई थी वो हमारी IA थी। अब हम जो एक इसकी नई स्थिति देखेंगे, ये IA क्या है, अल्फ़ा डिग्री, और 5 डिग्री क्या थी, पीछे थी, 5 डिग्री यह लैग कर रही थी। आपको याद रखना है कि ये जो रिजल्टेंट है और परिणामी वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज और इसमें आर्मेचर में प्रवाहित धारा के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पास ये 90 डिग्री है। तो यह स्थिति हमको मिली थी कब, जब शून्य लोड की स्थिति थी। अब हम लोड जब डाल दिए हैं, तो लोड हम डालेंगे जब, तो इसका जो अल्फ़ा मान है, लोड एंगल जो अल्फ़ा है, तो वो अल्फ़ा से बढ़कर क्या हो गया है, हमारा अल्फ़ा से बढ़कर अल्फ़ा 1 हो गया। तो लोड डालने पर अल्फ़ा का मान अल्फ़ा से बढ़कर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पास ये हो गया अल्फ़ा 1 हो गया। आपको याद रखना है कि यहाँ पर उसका
मैग्नीट्यूड जो है परिणाम है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि उसका जो कोण एंगल है वही बस बदला है, इसका मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो फिर इसका अल्फा एंगल जब बदल गया तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो भी बदल जाएगा। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज है, तो कोण बढ़ने पर इस वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यह परिणामी जो वोल्टेज है, तो हमारा परिणामी वोल्टेज ये है। अभी क्या था, ई आर था। अब ई आर से बढ़कर जो हमारा नया यहाँ पास रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ई आर वन हो जाएगा, ई आर वन हो जाएगा। अब जो धारा है तो धारा भी इसमें परिवर्तित होगी। तो धारा पहले क्या थी, आई ए थी। अब परिणामी वोल्टेज बढ़ गया तो फिर धारा भी यहाँ बढ़ जाएगी। तो धारा जब यहाँ पास इस तरह से बढ़ जाएगी तो यहाँ पास जो हमको एक नया एंगल मिलेगा जो फाई एंगल है। फाई डिग्री से क्या कर रहा है, वोल्टेज से फाई डिग्री जो करंट लैग कर रही है, तो वो फाई डिग्री से अब जो नया मिलने पर हमारा क्या हो जाएगा, फाई वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी चीज़ क्या हो गई, बदल गई, चेंज हो गई। कब, जब हम लोड इस मोटर पर थोड़ा डाल दिए। उसके स्पीड में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है, बल्कि उसके जो अल्फ़ा एंगल बदलने के कारण उसमें इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। तो इसमें हम जब परिणामी वोल्टेज को देखते हैं तो परिणामी वोल्टेज इसका हम किस प्रकार से निकाले थे, इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज है, तो परिणामी वोल्टेज हमारा यहाँ पास ई आर था। ई आर जो परिणामी वोल्टेज है तो वो क्या है, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ है यहाँ पास, बैक ईएमएफ ईबी और जो वोल्टेज है मेन वोल्टेज है, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो बैक ईएमएफ और ईबी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पास परिणामी वोल्टेज है। या फिर आप इसको ले लीजिए, इसको इसमें से घटाएंगे तो अधिक सही रहेगा, मेन वोल्टेज से बैक ईएमएफ को। अब इसको हम करंट को निकालें तो करंट को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला बताया था। आर्मेचर करंट निकालने के लिए पहले हम रिजल्टेंट को लेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास जेड। जेड कैसे रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड में, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जब मैं बताया था कि जो इसमें वोल्टेज है और क्या है, बैक ईएमएफ है, तो वोल्टेज और बैक ईएमएफ का मान यहाँ पास क्या होगा, एक दूसरे का अंतर होगा, और इस अंतर के कारण उसमें क्या करंट प्रवाहित हुई थी। तो करंट जो प्रवाहित हुई थी तो यहाँ पास जीरो से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि आदर्श कंडीशन में नहीं है, तो यह जीरो से ज़्यादा ही रहेगी। तो फिर करंट यहाँ पास क्या निकल आएगी, जीरो से ज़्यादा रहेगी करंट। तो आपको इसमें यही चीज़ याद रखना है कि क्या परिवर्तन हुआ है, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं, लेकिन यह चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो इसको हम लिख दें, लोड बढ़ाने पर क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। लोड बढ़ाने पर, तो लोड बढ़ाने पर लोड एंगल, लोड एंगल अल्फा बढ़कर क्या हो गया, अल्फा वन होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा इसमें, अगली चीज़ इसमें बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ यहाँ पास ये क्या है, ई बी, ये बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ के बीच का क्या है, एंगल है, यहाँ पास जो एंगल है। तो बैक ईएमएफ क्या है यहाँ पास, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ ई बी से बढ़कर, ई बी से बढ़कर कितना हो गया है, ई वन होगा, ई बी से बढ़कर ई वन होगा। अगली चीज़ इसमें क्या है, अगली चीज़ इसमें है आपकी जो करंट है, तो करंट क्या होगी, परिणामी धारा, परिणामी धारा इसमें फाई से
बढ़कर, फाई से बढ़कर क्या हो जाएगी, फाई 1 होगा, फाई से बढ़कर फाई 1 होगा। अब इसमें और क्या दिख रहा, आप ये देख रहे हैं कि क्या है, ये अक्ष है, भी अक्ष है, और यहाँ पास क्या है, आई 1 होगा। तो यहाँ पास क्या है, आई है, तो इन दोनों का जो एंगल है तो वो क्या होगा, इन दोनों का एंगल पावर फैक्टर एंगल होगा। तो पावर फैक्टर एंगल यहाँ पास क्या हुआ, फाई से बढ़कर फाई 1 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे फाई से बढ़कर क्या हो गया, फाई 1 हो गया। तो पावर फैक्टर एंगल, सॉरी यहाँ पास मैं परिणामी धारा को क्या लिख दिया, फाई लिख दिया, यहाँ पास फाई नहीं आई ए, और यहाँ पास भी आई ए होगा परिणामी धारा। तो पावर फैक्टर एंगल फाई से बढ़कर क्या हो गया, फाई 1 होगा। तो आप ये बताएं कि जो मेन अक्ष है, मेन अक्ष से यदि हम दूर जाते हैं तो पावर फैक्टर इसका बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसमें यदि मेन अक्ष से क्या जाते हैं, हम दूर जाते हैं, तो पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, परंतु पावर फैक्टर घटेगा। क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, जो इसके मेन अक्ष है तो यहाँ पास यूनिटी होता है, और इसको हम यहाँ पास ऐसे दर्शाएं तो यहाँ पास क्या होता है, यूनिटी होता है, और यहाँ 0 होता है। तो कभी इसकी स्थिति यहाँ रही होगी तो 0.9, कभी स्थिति यहाँ रही होगी तो 0.8, ऐसे ऐसे 0.1 होगा कभी। तो 0.1 बहुत कम है, उससे भी कम 0 है, और उससे भी ज़्यादा 8 है, उससे भी ज़्यादा 0.9 है, फिर 1 है। तो आप देख रहे हैं कि इससे हम क्या हुए हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो फिर इसका पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है। ये देख रहे हैं ना, फाई से बढ़कर फाई 1 हो गया, पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है, परंतु पावर फैक्टर क्या हो रहा, घट रहा। कभी 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर क्या हो रहा, घट रहा। तो फिर हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें पावर फैक्टर एंगल जब बढ़ गया तो फिर इस मोटर की जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक है, तो क्या होगा, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक घटेगा। क्योंकि इससे क्या आ रहे हैं, वास्तविक अक्ष से कहाँ जा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं, तो फिर इसका पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पास घटेगा। तो इसमें हम लिखेंगे पावर फैक्टर क्या होगा, घटेगा। तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि इस स्थिति में क्या यहाँ पास रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें 3 कंडीशन पढ़नी थी अपन को। आप नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक है, तो अब हम इसमें दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं कि इसमें आर्मेचर में यांत्रिक शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। इसके आर्मेचर में यांत्रिक शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, उसका क्या फार्मूला है। इसकी पीडीएफ आपको पूरा लवकुश प्रजापति टेलीग्राम में मिल जाएगी। लवकुश प्रजापति ऑफिशियल नाम का जो मेरा टेलीग्राम है उस पर आपको पूरा मिल जाएगा ये चीज़। इसकी टोटल पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके आर्मेचर में यांत्रिक शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। इसके आर्मेचर में मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पास आपको यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होने की जो फार्मूला है आपको वह याद रखना है। तो मैकेनिकल पावर है, जो पावर पी है और कैसा है, मैकेनिकल है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। तो जो पावर पी है वो क्या होती है, पावर क्या होता है, पावर यहाँ पास जो पावर में यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित हो रही विद्युत ऊर्जा वो किसके वजह से होती है,
आपको बताया था कि उसका मेन जो श्रेय जाता है वो बैक ईएमएफ हो जाता है। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ ही क्या होती है, बैक ईएमएफ ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बैक ईएमएफ हो जाएगा और उस आर्मेचर में क्या प्रवाहित धारा। तो इन दोनों के कारण ही क्या होती है, उसमें यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है। यांत्रिक शक्ति जो उत्पन्न होती है, तो यहाँ पास जो आपकी बैक ईएमएफ है, ये हो गई बैक ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ हो गई। और यहाँ पास जो आर्मेचर धारा थी फाई, तो आर्मेचर धारा इसके कारण क्या होती है, उसमें बैक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब इतना हम इन दोनों को लिए ही, तो इसमें लेना यह भी आवश्यक होता है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है, तो जो कोज्या वैल्यू है, कोसाइन वैल्यू है, दोनों के मध्य का जो कोण है, तो उसको भी लेना आवश्यक होता है इस फार्मूले में। तो कास फाई, इसको मैंने अल्फ़ा माना हूँ, तो फिर अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, फाई से यहाँ पास घटा देंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि इसकी यांत्रिक शक्ति जो उत्पन्न होती है, तो फिर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न इन्हीं के कारण, इन्हीं के वजह से होती है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैकेनिकल पावर यहाँ पास क्या है आपकी बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ इनटू में क्या है, इनटू में है आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। और क्या है यहाँ पास अल्फा तथा फाई के मध्य का क्या है, यहाँ पास कोज्या वैल्यू है, कोसाइन वैल्यू। तो यहाँ पास लिखेंगे कोज्या को बोले तो कोसाइन मान, तो कोसाइन मान लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है मेन तो बैक ईएमएफ होती है, और साथ में आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली क्या धारा, उन दोनों के बीच का क्या कोज्या वैल्यू के कारण ही विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मोटर में शक्ति प्रवाह होती है, तो किस किस माध्यम से गुजरकर हमको आखिर आउटपुट यानी शाफ्ट पर हमको शक्ति मिलती है। तो उसके माध्यम को देखेंगे कि किस किस माध्यम से गुजरने के बाद हमको आउटपुट में फाइनली उसकी क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, शाफ्ट पर शक्ति मिलती है। तो इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम कि मोटर में शक्ति प्रवाह, कैसे मोटर में शक्ति प्रवाह होती है। शक्ति प्रवाह, पावर फ्लो। तो शक्ति प्रवाह जो हमारी मोटर में होती है, तो सबसे पहले जब हम किसी मोटर को सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उसके आर्मेचर में क्या होती है, धारा प्रवाही होती है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले क्या देते हैं, आर्मेचर को विद्युत शक्ति देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पास लिखेंगे हम आर्मेचर को दी गई विद्युत शक्ति, तो आर्मेचर को दी गई मैकेनिकल पावर। तो कहाँ दे रहे हैं हम, इनपुट में दे रहे हैं। जब हम दे रहे हैं इसको तो क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, यानी निर्गत। इनपुट को क्या बोलेंगे, निर्गत। तो फिर इसको लिखेंगे आर्मेचर को दी गई विद्युत शक्ति
इनपुट में दी गई। अब जो विद्युत शक्ति होती है हम क्या देते हैं, विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या देते हैं हम, P बराबर VI, कहाँ दे रहे हैं हम, आर्मेचर में दे रहे हैं, तो इसको A लिख सकते हैं, वोल्टेज A और यहाँ पास IA। तो यहाँ पास हम क्या देते हैं, VI, इसको एंगल भी लिखना चाहें तो cos phi लिख सकते हैं आप। तो पावर का जो फार्मूला होता है, हमने जो पावर दिया तो यहाँ पास इसको ये चीज़ दिया, इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख दें, VI cos phi। यहाँ पास हमने जब 3 पे सप्लाई दिया था तब की स्थिति को यह बता रहा है। इसके बाद इसमें जो आर्मेचर में क्या लगे हैं, कुछ हानियाँ भी होंगी, लॉसेस होंगे। तो यहाँ पास कॉपर लॉस होता है, क्या होता है, ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि। तो इस ताम्र हानि के बाद फिर क्या होगा हमारा, इस आर्मेचर में जो हमने इलेक्ट्रिकल पावर दिया तो वह आर्मेचर इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करेगी, अंदर ही मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी। चूँकि यहाँ पास जो मोटर है तो और इसका जो ये रोटर है, यहाँ पास N बना, यहाँ पास S बना, जो भी बना, कंडक्टर है, तो आर्मेचर के अंदर ही इस आर्मेचर के कंडक्टर को यह क्या करेगा, रोटर काटेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ काटेगा तो फिर यहाँ पास बैक EMF उत्पन्न होगी, और बैक EMF, यही बैक EMF क्या होगी, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, यही बैक EMF मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आर्मेचर के अंदर ही वो आर्मेचर क्या करेगा, आर्मेचर मैकेनिकल पावर में उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे हम, आर्मेचर में उत्पन्न हुई यांत्रिक शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न हुई यांत्रिक शक्ति। तो आर्मेचर में जो यांत्रिक शक्ति होती है, यांत्रिक शक्ति मतलब जो उसकी मेन शक्ति है, तो यांत्रिक शक्ति को मैंने अभी यहाँ पास लिखा, यांत्रिक शक्ति मतलब मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर अभी मैंने क्या लिखा, बैक EMF को लिखा था, क्या लिखा, बैक EMF को लिखा था, आर्मेचर करंट को लिखा था, और किसको लिखा था, कॉस अल्फा माइनस फाई, इन चीज़ों को लिखा था। तो यह यांत्रिक शक्ति हमको मिलेगी। इसके बाद इतना गुजरने के बाद हमको जो यांत्रिक हानि होती है, यांत्रिक हानि भी होगी। तो यांत्रिक हानि जो होती है वो क्या होगी, यांत्रिक हानि वो घर्षण हानि और यहाँ पास आयरन लॉस होगा। तो यहाँ पास यांत्रिक हानि को भी लेते हैं और आयरन लॉस को भी लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पास हम यांत्रिक हानि में घर्षण हानि और किसको हम ऐड कर लेंगे, आयरन लॉस को, आयरन लॉस, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब जो हमको इधर साइड मिला तो वो क्या मिला, शाफ्ट पर हमको अब फाइनली जो ऊर्जा मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, शाफ्ट पर मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, मोटर के शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट पावर, शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट मतलब निवेशी, आउटपुट पावर। तो शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट पावर, तो यह हमको आउटपुट पावर मिल जाएगी। कैसे शाफ्ट पर हमको मिलती है, मोटर है तो हमको फिर मैकेनिकल पावर मिलेगी। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं मैकेनिकल पावर। तो शाफ्ट पर प्राप्त मैकेनिकल पावर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास क्या किया, इन किया, और यहाँ पास हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो इनपुट देने पर हमको आउटपुट मिल गया।
इसकी हमको एफिशिएंसी निकालना होगा, तो आउटपुट बटे इनपुट को हम रख लेंगे और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो फिर इसकी जो शक्ति प्रवाह है, तो शक्ति प्रवाह हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। अब हम मोटर में इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि जो अभी तक आप पढ़े हैं उससे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ से भी आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, तो वो यहाँ से अब बनेंगे जो अब हम बताने वाले हैं। तो इसमें अब देखेंगे हम कि जो अभी तक मोटर में हमने सामान्य मोटर पहले आइडल मोटर लिया, फिर सामान्य मोटर लिया, इसके बाद हमने क्या किया, शून्य भार डाल कर चेक किया, और शून्य भार के बाद हमने उस पर भार को डालकर चेक किया, मतलब लोड को बढ़ाकर, शून्य से हटाकर बढ़ाकर। अब हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने एक्साइटेशन को नहीं बढ़ाया था, उत्तेजन को नहीं बढ़ाया था। तो अब उत्तेजन को बढ़ाकर अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन मोटरों पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं। तो आपको यह तो बिल्कुल याद होगा कि एक्साइटेशन जो होता है, जो बैक ईएमएफ होती है, वो किसके अनुक्रमणपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वो आपको भली भांति याद होगा कि बैक ईएमएफ जो होती है तो डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको इरेज कर देना, ओके। तो इस चीज़ को अब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 स्थितियाँ देखेंगे हम। एक तो हम नॉर्मल देंगे, और एक नॉर्मल से कम अंडर देंगे, और एक नॉर्मल से ज़्यादा हाई देंगे। नॉर्मल से ज़्यादा देंगे तो उसको ओवर बोलेंगे, तो उस कंडीशन में हमको क्या प्राप्त मिलेगा। इन 3 स्थितियों को देख लेते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पास जो हम पहली कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो इसमें सामान्य उत्तेजन, सामान्य उत्तेजन को ही हम बोलते हैं 100% उत्तेजन, इसी को बोल सकते हैं, या 100% उत्तेजन, 100% उत्तेजन। तो आपको सीधे पूछता है कि सामान्य उत्तेजन या 100% उत्तेजन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी हम उसको देखने वाले हैं। तो नॉर्मली जो आपने अभी तक देखा, तो यहाँ पास हम देखें तो सामान्य उत्तेजन क्या होता है। सामान्य उत्तेजन मैंने बताया था कि यदि वोल्टेज के बराबर क्या है, बैक ईएमएफ है, वोल्टेज के बराबर क्या है, बैक ईएमएफ है, मतलब जितनी हमारी वोल्टेज है, एग्जाम्पल के लिए 200 मान लेते हैं, और उतनी ही बैक ईएमएफ है, तो फिर हमारी बैक ईएमएफ और वोल्टेज इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कहेंगे। तो यहाँ पास इक्वल इसकी मैग्नीट्यूड को बराबर लेंगे, बराबर 2 भागों में हम ले लेंगे। तो इसमें यदि सामान्य उत्तेजन है, तो इस सामान्य उत्तेजन में हमने जो देखा था कि जो बैक ईएमएफ होती है, वो जो लोड एंगल होता है, वो निम्न लोड एंगल से क्या होगा, थोड़ा रोटर को पीछे कर देगी। तो उसका लोड एंगल कैसा होगा, बहुत ही निम्न होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। तो इन दोनों को हम बराबर लिए हैं, और यहाँ पास जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है, और यह क्या है, बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ जो है इसमें, तो निम्न एंगल से क्या करेगी, वह थोड़ा पीछे रहेगी। तो इसको हम जब रिजल्टेंट इसका निकालेंगे, तो यहाँ पास ये रिजल्टेंट निकाल देंगे, और ER को हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब इस रिजल्टेंट ये तब हमको मिलेगा, ये बैक ईएमएफ जब उत्पन्न हुई है, तो फिर किस लिए हुई है, उसमें लॉसेस वगैरह होगा। लॉसेस को पूरा करने के लिए आर्मेचर करंट प्रवाहित हुई थी, तो फिर आर्मेचर करंट भी यहाँ पास प्रवाहित होगी। तो आर्मेचर करंट जो प्रवाहित हो रही है, वो निम्न क्या करेगी, बहुत निम्न मान की आर्मेचर करंट यहाँ पास प्रवाहित होगी, और यहाँ पास जो हमको एक कोण मिल के आता है, वो कोण होता है हमारा फाई। तो फाई कोण से क्या करेगी,
लैग रहेगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्या करेगी, लैग रहेगी। क्योंकि एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि अभी लीड मिलेगा, मतलब इस वास्तविक पावर से ऊपर जाएगा तो लीडिंग और पीछे रहेगा तो लैगिंग। तो एक ऐसी कंडीशन है, लैग की कंडीशन है, और लैगिंग कौन कर रहा है, तो आर्मेचर करंट कर रही है। तो आर्मेचर करंट क्या है, यहाँ पास लैगिंग है। तो यहाँ पास क्या हुआ, हमको क्या देखने को मिला, बैक ईएमएफ। यहाँ पास बैक ईएमएफ जो मेन वोल्टेज है, मेन वोल्टेज से क्या है, थोड़ा पीछे ही है। पीछे क्यों है, क्योंकि इसमें लोड एंगल थोड़ा आ ही गया है। लोड एंगल आ ही जाता है। क्यों आ जाता है, पीछे बता चुका हूँ, हानि की वजह से, लॉसेस की वजह से। तो लोड एंगल यहाँ पास हुआ, लोड एंगल से की वजह से धारा प्रवाहित हुई, जो हमारी परिणामी यहाँ पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो कुछ इस प्रकार से है। अब हमको इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद यह रखना है कि जो सामान्य उत्तेजन या 100% उत्तेजन यदि है, तो इसमें बैक ईएमएफ का मान जो आप सप्लाई वोल्टेज या अप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है, तो यह एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहेगा। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है। और इसमें अल्फ़ा डिग्री क्या रहेगा, अल्फ़ा डिग्री बैक ईएमएफ क्या रहेगी, थोड़ा यहाँ पास क्या है, थोड़ा पीछे रहेगी। यह पीछे है, ऊपर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे हो गया है, यह पीछे है। क्योंकि आप इसमें से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर इसमें बैक ईएमएफ इसमें आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि यहाँ पास क्या है, ये पीछे है, ये इतना पीछे है ना। तो अल्फ़ा डिग्री क्या है, ये पीछे है। और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो निम्न मान की धारा प्रवाहित होती है। और कैसी होती है, वह लैगिंग होती है। इधर साइड को हम आएंगे तो क्या कहेंगे, इसको हम लैगिंग कहेंगे। लैगिंग मतलब पश्चगामी, तो इसको हम लैगिंग कहेंगे। तो अल्फ़ा डिग्री फाई एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ आप दिमाग लगा पा रहे हैं क्या, कि यह थोड़ी सी अल्फ़ा मतलब फाई एंगल पीछे से है, फाई एंगल पीछे है मतलब थोड़ा सा पीछे है। तो इस कंडीशन में इसका पावर फैक्टर कैसा होगा, निम्न होगा कि हाई होगा। चूँकि मैं आपको बताया था कि यदि इसके आसपास में है, 0.9 के आसपास में है, तो यहाँ पास 0.9 के आसपास में है, तो पावर फैक्टर इसका फिर क्या होगा, उच्च होगा। इस कंडीशन में पावर फैक्टर उच्च होगा। तो आपको जो मेन फैक्ट बात है उसको लिख दें इसमें। बैक ईएमएफ का जो मान है, बैक ईएमएफ का जो मान है सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा इसमें बैक ईएमएफ का मान का मतलब यहाँ पास इसका जो मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज जो है, और बैक ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, वो क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो एक दूसरे के बराबर है। लेकिन यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री क्या है, लोड एंगल होने के कारण अल्फ़ा डिग्री पीछे है। तो यहाँ पास अल्फ़ा डिग्री, निम्न अल्फ़ा डिग्री, निम्न लोड एंगल बोल सकते हैं इसमें। निम्न लोड को भार, एंगल को कोण, निम्न भार कोण, निम्न भार कोण। और क्या इसमें निम्न को लघु भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि एग्जाम में सीधे प्योर हिंदी आता है तो उसको भी पढ़ते हुए चलना है। लघु कोण, लघु कोण क्या है, लघु कोण तथा लघु कोण, हाँ ठीक है, लघु कोण तथा उच्च शक्ति गुणांक, उच्च शक्ति गुणांक। और कैसी स्थिति कैसी है, लैगिंग है, मतलब पश्चगामी।
तो ये है पश्चिमगामी। आपको सिर्फ इतना ही चीज़ याद रखना है। अब इसके आगे जो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, तो अभी तक हमने जब वोल्टेज के बराबर बैक ईएमएफ को रखा था उसको हमने क्या बोला कि वह 100% या सामान्य की स्थिति में है। अब बैक ईएमएफ के मान को हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। और बैक ईएमएफ के मान को हम परिवर्तित कैसे करते हैं आपको पता है, वो डीसी एक्साइटेशन को बढ़ा और घटाकर करते हैं। तो इसको हम सीधे मिटाते हैं और अब बताते हैं, इसकी पीडीएफ पूरा अवेलेबल है पता है ना। तो अब हम बताते हैं कि सामान्य स्थिति से हटाकर उसको हम कैसी स्थिति में लाएंगे, अप्लाई वोल्टेज की कम स्थिति में। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अंडर एक्साइटेशन, कम एक्साइटेशन। तो अब हम पढ़ेंगे अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन का मतलब कम उत्तेजन, कम उत्तेजन। तो फिर अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, तो यहाँ पास जो बैक ईएमएफ का मान है वो क्या होगा, बैक ईएमएफ का जो मान है वो बैक ईएमएफ का मान कम होगा। किससे कम होगा, वो अप्लाई वोल्टेज से कम होगा, अप्लाई वोल्टेज से कम होगा। कहने का मतलब कि जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी और बैक ईएमएफ क्या है, कम होगी। तो यह शर्त तो बिल्कुल आपको दिमाग में सेट करके रखना है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पास सीधे ही हमने कुछ इस प्रकार से ले लिया। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पास बैक ईएमएफ क्या है, बैक ईएमएफ यदि यहाँ वोल्टेज जो है तो 100 वोल्ट है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 100 है, तो फिर यहाँ पास बैक ईएमएफ कितना है, आप ले सकते हैं 180 ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं, जो भी लेना है। यानी बैक ईएमएफ कम है तो कम है, तो यहाँ पास हम बैक ईएमएफ को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो बैक ईएमएफ हमारी कुछ यहाँ पास इस प्रकार से हो गई, वोल्टेज का मान ज़्यादा है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम रखेंगे। तो फिर जो हमारी करंट है तो कुछ इस प्रकार से करंट हमारी, एक सेकेंड, इसमें करंट हमारी निम्न कोण से नहीं रहेगी। आपको यहाँ पास जो बैक ईएमएफ का मान कुछ इस प्रकार से है, तो बैक ईएमएफ का जो मान क्या है यहाँ पास कम है, तो ऐसे हमारी क्या हो जाएगी बैक ईएमएफ, ये है बैक ईएमएफ। अब इसमें एक चीज़ आपको यह याद रखना है कि जो इसमें परिणामी वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, उसी की ओर झुकेगी जिधर मैग्नीट्यूड परिणाम ज़्यादा होगा। जैसे लोग भी क्या करते हैं, उसी की ओर जाते हैं, उन्हीं की ओर जाते हैं जिनके साइड कुछ ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए पैसे वगैरह ले लीजिए या जो भी कुछ ले लीजिए, जिधर साइड ज़्यादा है आप ज्ञान के ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा उसकी ओर जाएंगे। यदि पैसे वाले हैं तो जिसकी ओर पैसा ज़्यादा होगा उसकी ओर जाएंगे। मतलब जिसकी ओर यह ज़्यादा जो चीज़ है प्रॉपर्टी, तो उसी की ओर यह रिजल्टेंट क्या होता है, परिणाम उसी की ओर क्या होता है, झुकता है। तो इसमें वोल्टेज की ओर क्या है, वोल्टेज की ओर ज़्यादा है, इसका परिणाम वोल्टेज की ओर ज़्यादा है। तो फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा तो किधर झुकेगा, इधर झुकेगा कि इधर झुकेगा, वो इधर झुकेगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो फिर जो रिजल्टेंट है तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से इसकी ओर झुक गया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पास हमारा बैक ईएमएफ का रिजल्टेंट है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो यहाँ पास बहने वाली धारा होगी, लैगिंग होगी, तो वो इससे कितने डिग्री वह कितने एंगल पर, कितने कोण पर वह क्या होती है, आर्मेचर धारा होती है। तो आपको याद होगा कि वो बताया था 90 डिग्री, तो हमेशा ही 90 डिग्री पर होगी। तो फिर इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे तो इसको हम कह पाएंगे कि ये 90 डिग्री पर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको लिखते नहीं, मतलब आपको याद रखना है। तो अब देखिए आप यहाँ पास कि जो मेन वोल्टेज है, मेन वोल्टेज है, तो इस मेन वोल्टेज वास्तविक वोल्टेज से जो धारा है, तो धारा यहाँ पास क्या कर रही है, लैग कर रही है। यहाँ पास धारा क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने हाई एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो आप अब बताएं यहाँ पास कि इसकी पावर फैक्टर जो
पावर फैक्टर एंगल तो बढ़ गया, वेरी हाई हो गया, तो पावर फैक्टर इसका क्या होगा, उच्च होगा कि बिल्कुल निम्न होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पावर फैक्टर एंगल जब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इसका पावर फैक्टर शक्ति गुणांक ऑलरेडी निम्न होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, पावर फैक्टर बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको यह चीज़ याद रखनी है, क्या क्या आपको निकल के आया, मेन जो सामने निकल के आता है, इसमें जो बैक ईएमएफ का मान है, बैक ईएमएफ का जो मान है, यहाँ पास चमक रहा होगा ऐसा हमको लगता है, तो इसमें हम काले से लिखें। बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, बैक ईएमएफ का मान जो ईबी है वो क्या होगा, कम होगा, किससे, यहाँ पास हिंदी में लिख देते हैं, बैक ईएमएफ का मान कम होगा वोल्टेज से। बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, कम होगा वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज अधिक होगी। और इसमें जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब ईआर, जो इसका परिणामी है, क्या है परिणामी, वोल्टेज है, वो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज भी की ओर, सप्लाई वोल्टेज भी की ओर क्या करेगा, भी की ओर झुकेगा, झुकेगा कि नहीं, झुकेगा। और इसमें क्या होगा, जो पावर फैक्टर एंगल है वो क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, इसमें पावर फैक्टर एंगल काफ़ी दूर है, मतलब पावर फैक्टर एंगल हाई होगा, उच्च होगा, उच्च होगा। तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा, तो फिर पावर फैक्टर निम्न होगा, निम्न होगा, यस पावर फैक्टर निम्न होगा। तो एक्साइटेशन को कम करने पर हमको यह प्रभाव दिखते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कम उत्तेजन अंडर एक्साइटेशन में वोल्टेज का मान क्या रहता है बैक ईएमएफ से, तो सॉरी बैक ईएमएफ वोल्टेज का मान नहीं, बैक ईएमएफ का मान वोल्टेज से क्या रहता है, तो फिर वोल्टेज से बैक ईएमएफ का मान क्या रहता है, कम रहता है। ये तो आपको सेट करके रखना है। अब इसमें हम तीसरी जो कंडीशन होती है उसको हम फॉलो कर लेते हैं, इसको आप देख लीजिए। तीसरी कंडीशन को हम देखते हैं कि यदि यहाँ पास अंडर नहीं, यहाँ पास क्या करेंगे, आप ओवर करेंगे, ओवर एक्साइटेशन मतलब अधिक, अधिक उत्तेजन। तो अधिक उत्तेजन में क्या करेंगे, अब हम बैक ईएमएफ के मान को बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे ना, बैक ईएमएफ की मान को अब हम बढ़ा देंगे। तो इस एक्साइटेशन में हम क्या करेंगे, अब बैक ईएमएफ की मान को हम बढ़ा देंगे। तो इसमें जो अप्लाई वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज है, तो वो अप्लाई वोल्टेज से क्या होगी, बैक ईएमएफ का मान हम ज़्यादा रख देंगे। अब ज़्यादा बैक ईएमएफ का मान हम रख दिए तो इसमें हमको क्या प्रभाव देखने को मिलता है, यदि हम बैक ईएमएफ का मान इसमें ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पास ये हो गया हमारा अक्ष। अब इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसमें जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो किसका है, यहाँ पास इसका है, बैक ईएमएफ का है। तो फिर बैक ईएमएफ जो होगी हमारी तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ अल्फ़ा और ये हो गई हमारी बैक ईएमएफ और ये हो गया हमारा भी। अब इसमें बैक ईएमएफ का मान जिधर साइड क्या है, ज़्यादा है, तो परिणामी जो रिजल्टेंट होगी मैं बताया उसी की ओर झुकता है। तो फिर रिजल्टेंट हमारी जो वोल्टेज है किस ओर झुकेगी, इस वोल्टेज की ओर झुकेगी कि बैक ईएमएफ की ओर झुकेगी। तो सीधी सी बात है, इसमें तो दिमाग लगाने नहीं है, इसमें रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगी तो बैक ईएमएफ की ओर झुकेगी। तो यहाँ पास बैक ईएमएफ की ओर झुकेगी, तो कुछ इस प्रकार से
बैक ईएमएफ की ओर झुक गई। ओके, झुक गई तो यह क्या हो गई, यह हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज हो गई। अब मैंने बताया कि रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या होती है, रिजल्टेंट वोल्टेज से 90 डिग्री पर हमारी आर्मेचर करंट होती है। तो इसमें हम 90 डिग्री पर इसको हमको क्या लेना है, 90 डिग्री पर हमको रखना है। तो 90 डिग्री यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक लंब डालेंगे तो यहाँ से तक 90 डिग्री होगा। तो लंब से क्या है, झुकी है। यदि सीधा होता तो 90 डिग्री हम लिए थे, ठीक है। यदि ऐसा झुका है मतलब 90 डिग्री हमको बनाने के लिए जो हमको यहाँ पास डालना पड़ रहा लाइन को यहाँ पास हम खींचें यदि, तो देखिए ये हो गई हमारी क्या, एक लंब हो गई, जो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमारी आर्मेचर करंट जब हम उसको क्या किए होंगे, कभी वह सामान्य उत्तेजन पर रही होगी, या ले लेते हैं कि कभी वह क्या रही होगी, अंडर एक्साइटेशन पर रही होगी। तो उसकी करंट कहाँ रही होगी, यहाँ रही होगी इतनी दूर। फिर हम उसके एक्साइटेशन को बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आई होगी कि सामान्य स्थिति पर रही होगी। तो सामान्य स्थिति पर रही होगी तो उसकी जो आर्मेचर करंट है तो वो यहाँ है, कुछ इस प्रकार से है। अब इसको हम क्या चाहते हैं कि इसको हम एक्साइटेशन को इतना बढ़ाएं कि यह ओवर हो जाए। तो एक्साइटेशन को जब हम बढ़ाएंगे, इसको जब हम ओवर करेंगे तो फिर यह क्या होगी, इस जो वास्तविक है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह यूनिटी जो पावर फैक्टर है यहाँ पास भी है और ए आई है, यदि भी और आई एक साथ एक ही एंगल पर हो जाएगा तो उसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि यूनिटी और लीडिंग दोनों स्थिति में आ सकती है। कौन, यह जो आर्मेचर करंट है। तो इसमें दो चीज़ आपको पकड़ के रखना है कि जो आर्मेचर करंट है तो लीडिंग जो इससे वास्तविक शक्ति से ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या हम बोलेंगे, इसको लीडिंग बोलेंगे। और इसके साथ में रहेंगे तो यूनिटी बोलेंगे, और इधर साइड रहेंगे तो हम लैगिंग बोलेंगे। तो लैगिंग से तो हमने पार कर रहे हैं, यूनिटी साइड जा रहे हैं, तो यूनिटी रहेगा एक कंडीशन पर। और फिर जब इसको हम बढ़ाते जाएंगे इधर साइड तो क्या हो जाएगा, वह लीडिंग हो जाएगा। तो इसमें लीडिंग और यूनिटी दोनों पावर फैक्टर आ सकते हैं और आते भी हैं यदि हम इससे ज़्यादा ले जाएं तो। और ले जाने का मतलब यही है कि ओवर एक्साइटेड करना। तो इसमें ये चीज़ याद है, आपको समझ में आ गया। तो इसको 90 डिग्री पर रखने के लिए हमको सीधे से हमको इस आर्मेचर धारा को हमको यहाँ पास खींचना होगा और इसके बीच का जो हमको एंगल है तो 90 डिग्री हमको बनाना होगा। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि यदि हम इसमें ओवर एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा। तो ओवर एक्साइटेशन को हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो ये वाला आई करंट है तो ये कहाँ जाएगा, ओवर एक्साइटेशन को बढ़ाने पर ये जाएगा इधर की ओर जाएगा। तो ओवर एक्साइटेशन बढ़ाने पर क्या होगा, ये वाला एंगल इधर जाएगा। एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। ये वाला इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ऐसे ऐसे करेंगे लोग तो ये क्या होगा, इधरी की ओर झुकेगा। तो एक्साइटेशन बढ़ाने पर सीधी सी बात यह है कि जो इसका पावर फैक्टर है वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि इन मेन वास्तविक से कहाँ जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है तो घटेगा। और घटेगा कैसे, वह लीडिंग की ओर घटेगा, लीडिंग की ओर घटेगा, घटेगा परंतु लीडिंग की ओर घटेगा। तो आपको यह चीज़ याद रखना है। तो यदि हम ओवर एक्साइटेशन में किसी हम सिंक्रोनस मोटर को हम चलाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। जहाँ बताए थे फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि सिंक्रोनस कंडेंसर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में चलाकर उसका यूज हम ट्रांसमिशन लाइन के अंत में जो सबस्टेशन होता है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। ये चीज़ मैं फर्स्ट डे ही बताया था। तो ओवर एक्साइटेशन को ही हम सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम फटाफट लिख लेते हैं कि इसमें बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल नहीं होता, अधिक होता है।
बैक ईएमएफ का मान क्या होता है